एक स्टेप रह गया था ना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हाँ तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, अब वो सारा एक स्टेप रह गया है, उसको कर लें और फिर बायोटेक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जुड़ जाएं सभी। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके देन, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सभी, आइए सभी। ओके, लेट स्टार्ट विथ, देखिए, हाँ ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बायोटेक का ये चैप्टर खत्म करके जो सेकंड स्टार्ट करेंगे उसमें भी कुछ बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट भी हैं। दोनों तरह का टॉपिक है, हल्का भी और भारी भी। तो टोटल मिलाकर 11-12 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिक्स करके। हाँ, कौन क्या बोलना चाह रहा है? आजा आजा। चलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में बायोरिएक्टर में देखो, स्टेप नंबर 9 बात करनी है हमें। आखिरी स्टेप जो है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसमें क्या करते हैं अच्छे से देखना सभी। बायोरिएक्टर से हमने मल्टीप्लाई करा लिया था बैक्टीरिया को। मैक्सिमम कैपेसिटी बैक्टीरिया भर चुका है। इधर ध्यान दो भाई, बस अब ध्यान इधर। बायोरिएक्टर मैक्सिमम कैपेसिटी बैक्टीरिया से भर चुका है और उस बैक्टीरिया के अंदर क्या बन चुका है? डिजायर्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, कोई भी प्रोडक्ट बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे? आउटलेट खोलेंगे और यहां से प्रोडक्ट निकालेंगे। यहां से प्रोडक्ट जो निकालेंगे वो क्या है? इकोलाई है जिसके अंदर इंसुलिन है, राइट? तो जो प्रोडक्ट अब हमने निकाला, इससे हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केटिंग की जा सके जिसकी। तो जो जो प्रोसेस करेंगे यहां से निकालने के बाद मार्केटिंग के पहले तक, वो सब क्या कहलाएगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एनसीईआरटी कहती है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। मतलब बायोसिंथेटिक फेज खत्म होने के बाद, मतलब इकोलाई का डिवीजन हम करा चुके हैं और इकोलाई के अंदर हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन बन चुका है। अब इसके बाद मतलब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसकी सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर हो चुकी है। अब इसके आगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां से इकोलाई निकाली, उनको मारने के बाद वहां से हमने इंसुलिन आइसोलेट कर लिया। तो पहली चीज जो हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में करेंगे वह है सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। इकोलाई को मार के हमने इंसुलिन हार्मोन निकाल लिया, या जो भी प्रोडक्ट था निकाल लिया। फिर उस प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन किया, उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई किया। प्रोडक्ट तो मिल गया, मान लो इंसुलिन ही मिल गया, लेकिन अगर कुछ ना डाला जाए तो ये जल्दी खराब भी हो सकता है। तो कुछ सुटेबल प्रिजर्वेटिव डाल दिया जाए, कोई प्रिजर्वेटिव डाल दिया जाए ताकि ये काफी समय तक सही सलामत रहे। तो एडिशन ऑफ सुटेबल प्रिजर्वेटिव करेंगे, सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है प्रोडक्ट के नाम पर हम हार्मोन ही बनाए हर बार। कभी कभी हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे जो खाने लायक हो। हाँ, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, कुछ भी खाने लायक भी चीजें बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट खाने लायक होगा उसमें हमें उसको कोई अच्छा सा कलर देना होगा, नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं उसको। प्लस कोई अच्छा सा फ्लेवर देना होगा, फ्लेवरिंग एजेंट। भाई सिंपल सी बात है, आजकल तो बुखार की दवाइयां भी जो छोटे बच्चों की आती है उसमें भी तरह तरह के फ्लेवर आते हैं। बच्चा बीमार होता है लेकिन बोलता है मुझे मैंगो फ्लेवर वाला ही चाहिए दवाई। बीमार है इसके बाद भी फ्लेवर चाहिए।
तो बनती है इसलिए मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, प्रोडक्ट आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, फिर उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव डाला गया, कलर अच्छा सा दिया गया उसे, और उसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट भी डाला गया। अब इसके बाद आता है इसकी क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, उसका क्वालिटी चेक करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से मेरा मतलब है जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हमारी कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसको पास कर रहा है या नहीं, वो भी तो चेक करना होगा। आजकल हम जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं, कभी कभी ये जो स्टील बॉटल्स लेते हैं उनमें भी एक स्टिकर लगा होता है ऐसे करके, क्यूसी पास्ड, क्यूसी पास्ड। अब क्यूसी पास क्या है? क्वालिटी कंट्रोल पास्ड, मतलब हमारी कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को इस प्रोडक्ट ने पास किया है, तो उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। और ऐसा भी तो हो सकता है आपने मलेरिया के लिए दवाई बनाई, लेकिन बनाते समय उसमें सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो गया, सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो गया, तो उस दवाई को जो खाएगा वो मलेरिया तो ठीक हो गया, टाइफाइड हो गया उसको, तो वो भी तो सब चेक करना पड़ेगा, तो उसकी क्वालिटी चेक करनी होगी। इसके बाद अगर प्रोडक्ट के नाम पर आपने मेडिसिन बनाई है तो मार्केट में डायरेक्ट नहीं दे सकते उसको, वैक्सीन ही ले लो, सब कुछ कर लिया, क्वालिटी भी चेक हो गई, लेकिन ह्यूमन को पहले नहीं देंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अब तो आप सब जानते हैं, जब से वैक्सीन का चक्कर चला है, फर्स्ट ट्रायल चल रहा है, दूसरा ट्रायल, तीसरा, फिर जाकर ह्यूमन को। तो अगर प्रोडक्ट के नाम पर कोई ड्रग बना है, ड्रग मतलब मेडिसिन बनी है, तो करना होगा क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स करना होगा। अगर प्रोडक्ट जो बनाया है वो कोई ड्रग है या बोलो मेडिसिन है। अब जब क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तब प्रोडक्ट को पैक किया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी प्रोडक्ट की, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट किया जाएगा, और फिर मार्केटिंग की जाएगी, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यह है पैकेजिंग और मार्केटिंग के पहले ये जितना कुछ हुआ यहां से लेकर ये पूरा, यहां से लेकर वहां तक जो किया वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। मतलब बायोरिएक्टर से निकालने के बाद से लेकर उसे इस लायक बनाना कि वो मार्केट में बेचा जा सके, तो जो जो प्रोसेस करेंगे वो क्या कहलाएगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, राइट। और एनसीईआरटी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आखिरी लाइन ये लिखती है, सुनिएगा, कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल अलग होगा और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अलग होगी। एग्जांपल ले लो, मान लो कोई हमने स्किन में अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट बनाया है, स्किन में बनाने लगाने वाला कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो क्वालिटी के नाम पर क्या चेक करोगे कि स्किन पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, लॉन्ग टर्म यूज से कहीं स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रहे, यही सब चेक करेंगे। हम ये थोड़ी ना चेक करेंगे कि खा लेंगे तो स्टमक में क्या होगा इफेक्ट, ये नहीं चेक करेंगे हम। तो जितने भी स्किन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम जो लगाते हैं, सारा कुछ छोटे छोटे लेटर में होता है, लेकिन एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बनाकर बड़े शब्दों में लिखते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कि हमने ये तो चेक कर लिया है कि स्किन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आप खा लो क्या होगा हमें नहीं पता ना, हमने चेक किया है सीधा। लेकिन अगर आपने कोई खाने वाला प्रोडक्ट बनाया है, फिर तो आपको उसका फ्लेवर चेक करना होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन पर क्या इफेक्ट डालेगा, सब कुछ चेक करना होगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी चेक प्रोसेसिंग अलग अलग होगी। क्लियर है? तो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। कहने का मतलब यह है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस पूरा हो गया है। अब अगला चैप्टर ला रहे हम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला चैप्टर। चल हो गया, बजा के ली ताली तूने, बस हो गया, भी पूरा होने दे अभी अगला चैप्टर।
ताली ज्यादा नहीं बजानी चाहिए, नहीं कुछ भी हो सकता है। चलो आ जाओ, देखो भाई, देखो देखो, ठीक है। अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें काफी कुछ तो याद करने वाला पार्ट भी है। आखिरी का जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो याद करने का है। मतलब सिर्फ बोलना बोलना रहेगा मुझे, लेकिन अभी शुरुआत का हिस्सा समझने का है। और दो तगड़े कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट के नाम पर जो बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो दो हैं। एक है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, एक है आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस और एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें हैं जो बिल्कुल नई हैं आपके लिए, जो आपको समझनी है। जिसमें से एंटी सेंस तो आज ही हो जाएगा और आरएनए अगली क्लास की शुरुआत में होगा, ठीक। अब बाकी सिंपल सिंपल चीजें जैसे जीन थेरेपी है, इंसुलिन पहली बार कैसे बनाया था, वो सारी चीजें आएंगी, देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक देखना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को कुछ इस तरह से शुरुआत की है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी कैन थिंक ऑफ 3 ऑप्शन। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम 3 ऑप्शन सोच सकते हैं। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करना। एग्रोकेमिकल समझते हो? एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल एग्रोकेमिकल। और बोर्ड पे देख ले इधर क्या ढूंढ रहा है उधर। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो ये मेथड कहता है कि क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। यील्ड बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करना, यह है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इस मेथड से यील्ड तो बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं अपनी तरफ से कि क्वालिटी ऑफ क्रॉप गिर जाएगी। क्वालिटी गिरेगी क्रॉप की, क्योंकि जब आपको बताऊं काफी सारे ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर कॉजिंग है, तो क्वालिटी तो गिरा ही रहे ना वो। आपको बताऊं कि कुछ किसान ऐसे हैं, पंजाब में एक रिपोर्ट आई थी एक बार कि पंजाब में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अपनी उगाई सब्जी खुद नहीं खाते, सिर्फ मार्केट में बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इतना सारा भर भर के केमिकल पेस्टिसाइड भर दिया है कि वो बहुत हार्मफुल हो गया। तो क्वालिटी क्या हो रही है क्रॉप की? कम हो रही है, खराब हो रही है। ओके, ओए हो गया इधर देख। अभी एग्रोकेमिकल के बाद दूसरा है, अब एक दूसरे के पड़ोसी का नाम ना लेने लगना कि नहीं मेरा पड़ोसी भी ऐसे ही करता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसीलिए सबसे ज्यादा नाम आजकल ट्रेंड कर रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहां पर हम कोई केमिकल यूज नहीं करते। इसकी एक ही टैगलाइन है, नो यूज ऑफ केमिकल्स। इसीलिए लोग जो भी प्रोडक्ट आजकल आ रहा है, भले ही वो ऑर्गेनिक तरीके से बना हो या ना बना हो, उसमें लेबल ऑर्गेनिक का लगा देते हैं और रेट फिर डबल करके बेचते हैं। ऑर्गेनिक का ट्रू मीनिंग यही है कि कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। यील्ड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स। ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायोपेस्टिसाइड्स क्या है, ये जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइजर भी,
बायोपेस्टिसाइड भी। लेकिन अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहता है नो यूज ऑफ केमिकल्स, ना केमिकल फर्टिलाइजर यूज होगा, ना केमिकल पेस्टिसाइड। तो ट्रेंड पे ज्यादा आजकल ये इसीलिए है क्योंकि यहां पर केमिकल नहीं है। अच्छा, तीसरा तरीका है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। अरे कहने का मतलब प्लांट में डिजायर्ड जीन डाल दो तो क्या बन जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और उसकी खेती करो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की खेती करो, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ट्रांसजेनिक प्लांट कह सकते हो, या याद है टेलर मेड प्लांट कह सकते हो। इनकी खेती करें। ये 3 ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी अपने देश की समस्या की बात करती है। क्या? हाँ, बात करती है तो मैं बोलता हूं, ध्यान सुनिए। एक पैराग्राफ पूरी समस्या पर डिस्कस किया है एनसीईआरटी ने कि जो हमारी कंट्री है, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान फूड सप्लाई लगभग ट्रिपल हो गई थी। फूड सप्लाई लगभग ट्रिपल हो गई थी, लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि वो फूड भी अब कम पड़ गया है। अच्छा, अब एनसीईआरटी कहती है कि फूड सप्लाई ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ट्रिपल हो गई, बढ़ गई, लेकिन किस वजह से बढ़ी वो बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान यील्ड बढ़ने की पहली वजह थी इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी की खेती करना। इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी की खेती करना एक रीजन ये था। दूसरा था बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेटर मैनेजमेंट मतलब टाइम पर बीज डालना मिट्टी में, टाइम पर पानी देना, टाइम पे फर्टिलाइजर देना, बेटर मैनेज करना। तो दूसरा तरीका था, दूसरी वजह थी यील्ड बढ़ने की बेटर मैनेजमेंट। तीसरी वजह थी यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, बोले तो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। 3 वजह थी। एक अच्छी क्रॉप वैरायटी की खेती की जाती थी, बेटर मैनेजमेंट, और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किए जाते थे। अब एनसीईआरटी कहती है अच्छी क्रॉप वैरायटी की खेती करते थे, इसके कारण पार्शियली यील्ड बढ़ी, लेकिन मेन वजह यील्ड बढ़ने की थी बेटर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। इनके कारण बढ़ी थी। अब एनसीईआरटी समस्या की बात करती है कि डेवलपिंग कंट्री में एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एक्सपेंसिव होते हैं, हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, पहली समस्या। दूसरी समस्या, जो कन्वेंशनल खेती करते हैं हमारे किसान, कन्वेंशनल वर्ड का मतलब समझते हैं? कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, सबसे सही रहेगा। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल। हमारे किसान जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, उससे अब यील्ड नहीं बढ़ाई जा सकती। जो क्रॉप वैरायटी हमारे किसान उगाते हैं उससे जितनी मैक्सिमम यील्ड आ सकती है, आ रही है। अब इससे ज्यादा यील्ड हम नहीं पा सकते ट्रेडिशनल खेती से। अब ट्रेडिशनल खेती जो करते आ रहे हैं उससे अब यील्ड और नहीं बढ़ाई जा सकती। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है आपसे कि आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया है, आप अपनी समझ से बताएं कि आपके पास, पूरा सवाल सुनना, कि आपके पास इस बात का सलूशन है क्या कि यील्ड बढ़ जाए प्लस मिनिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड करना पड़े, क्योंकि केमिकल्स यूज करने से इन्वायरमेंट भी तो पॉल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट में भी तो पोल्यूशन हो रहा है। तो जेनेटिक्स की समझ से बताएं कि कुछ ऐसा सोल्यूशन जिससे यील्ड भी बढ़ जाए और केमिकल्स का यूज भी कम करना पड़े। व्हाट इज योर सोल्यूशन नाउ? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की खेती करना, राइट? अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां अब स्टार्ट हो रहा है।
चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहला हम पढ़ने जा रहे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल फील्ड, सब देखेंगे एक एक करके। अभी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब मुझे बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, इनका यूज क्या है, क्यों बनाते हैं इन्हें, क्या फायदा मिलता है इनसे। तो शॉर्ट में बोलूं तो मैं ये बताने वाला हूं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम किस लिए बनाते हैं। 7 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से शुरुआत करता हूं। देखिए, objectives to produce genetically modified crops। पहला है सात ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं एक एक करके। 7A तक आज हो जाएगा, 7B नहीं हो पाएगा। 7B बस रह जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर पूरा हो जाएगा। वो जो 7B रह जाएगा वही सबसे तगड़ा है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा देखिएगा, अभी फिलहाल पहला एप्लीकेशन, पहला ऑब्जेक्टिव ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव है टू इनहैंस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। हम क्या चाहते हैं, फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाए, मतलब कोई खाना खाए तो उससे न्यूट्रिशन ज्यादा मिले। और इसका एग्जाम्पल है, हमने बना लिया है गोल्डन राइस। और ये जो गोल्डन राइस हमने बनाया है, इसकी खास बात यह है कि ये विटामिन ए रिच राइस है। और कौन सा राइस, बासमती राइस, गोल्डन कलर का है ये। इसकी सबसे खास बात है कि ये विटामिन ए रिच है। हाँ, ये आयरन रिच भी है, आयरन रिच भी है, लेकिन ज्यादा फेमस ये किस चीज के लिए है, विटामिन ए रिच। तैयार कैसे किया, सुनिएगा। डैफोडिल प्लांट की कुछ जीन निकाली गई, डैफोडिल प्लांट की कुछ जीन निकाली गई, और एर्वीनिया बैक्टीरिया की भी कुछ जीन निकाली गई। और पता है जो जीन निकाली गई वो कौन सी जीन थी, ऐसी जीन जो बीटा कैरोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जीन फॉर बीटा कैरोटीन सिंथेसिस। मतलब इनसे निकाली गई बीटा कैरोटीन सिंथेसिस वाली जीन और डाल दिया गया राइस में, बोले तो बासमती राइस में। और जो राइस अब बना इन जीन के बाद, उसका नाम हो गया गोल्डन राइस। मतलब जो गोल्डन राइस बना है वो एक्चुअली विटामिन ए रिच नहीं है, वो बीटा कैरोटीन रिच है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब हम बीटा कैरोटीन खाते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन ऑन डाइजेशन प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। एक बीटा कैरोटीन के डाइजेशन से 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए के बनते हैं, तो कुल मिला के विटामिन ए रिच ही तो हो गया, राइट। तो इस तरह तैयार किया गया था। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो सुधार रहे हैं। इसी तरह हमने प्रोटीन रिच पोटैटो भी बनाया है, मतलब ऐसा पोटैटो जिसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा हो। क्या, कोई नाम नहीं नाम होता तो अलग से लिखता ना। क्या, ठीक है भाई, जिसका नाम है स्पेसिफाई कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया, क्या कर रहे हैं हम, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आप सोचते होंगे नीट में इस लेवल तक का आता है क्या। एक बार आ गया था कि गोल्डन राइस के बारे में क्या सही है, तो उसमें एक लाइन थी कि बीटा कैरोटीन की जीन निकाल के डैफोडिल प्लांट से निकाल के डाली गई थी। तो मतलब नीट ने खुद ही इस प्लांट का नाम दे दिया है। हाँ, इसका अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मैंने तो पूरा बता दिया, इन दोनों से जीन निकाल के राइस प्लांट में डाली गई थी। क्लियर। अच्छा, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया भाई। अब इसके बाद
दूसरा ऑब्जेक्टिव सुने, दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस झेल सके ऐसे प्लांट बनाना चाह रहे हैं। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक हीट, कोल्ड, सॉल्ट, ड्रॉट। तो ऐसी चीजें, मतलब ऐसे क्रॉप बनाना चाह रहे हैं हम जो इन हालत में भी अच्छे से ग्रो कर सके। अभी अगर देश में सूखा पड़ जाए, ड्रॉट पड़ जाए, तो फूड प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सोचो अगर हम ऐसी क्रॉप बना ले जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, हमारे पास चावल गेहूं की ऐसी वैरायटी हो जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, तो फिर तो सूखा पड़ भी गया एक आध बार देश में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट हमारे पास होगा वैरायटी, उसकी खेती कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, हमने एक एग्जाम्पल, हमने क्या तैयार कर लिया है। हमने तैयार किया है एक ऐसा टमाटो जो हाई सॉल्ट में भी ग्रो कर सकता है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी। हमने डेवलप किया है सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टमाटो, salt tolerant transgenic tomato that can grow in high salinity, मतलब समुद्र के किनारे की मिट्टी में भी ग्रो कर जाएगा। तो हाई सैलिनिटी से क्या प्रॉब्लम होती है आगे वो भी तो पता होना चाहिए। आखिरी वाले क्या रात भर जागरण कर रहा था क्या? वही हो गया, अवार्ड थोड़ी ना दे रहे हो तुम लोग। हो गया हो गया हो गया, क्या है उसको जगा रहे हो? ऐसे थोड़ी नहीं जगाते हैं। टाइम होने तो बताऊंगा कैसे जगाते हैं किसी दिन, जिस दिन आखिरी क्लास रही पूछ लेना, मैं बताऊंगा कैसे जगाते हैं लोगों को क्लास में। ना ना ना, ऐसे जगाओ कि कम से कम महीने भर घर में भी नींद, सोने के पहले चारों तरफ देख ले कोई है तो नहीं, फिर सोए। बताऊंगा तरीका। अभी फिर हाल ध्यान देना भाई, हाई सॉल्ट से क्या समस्या होती है। देखो मान लो ये प्लांट है और ये सॉल्ट या सॉल्यूट कुछ भी बोलो, जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ते हो तो पढ़ाया जाता है पानी उधर जाता है जिधर सॉल्ट ज्यादा हो, सॉल्यूट ज्यादा हो। तो अगर मिट्टी में सॉल्ट ज्यादा है तो पानी प्लांट के अंदर नहीं आएगा बल्कि प्लांट से बाहर निकल जाएगा, तो प्लांट तो डेथ हो जाएगी प्लांट की, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमने ऐसा टमाटो प्लांट बनाया है कि मिट्टी में सॉल्ट ज्यादा है, रहे लेकिन प्लांट पानी मिट्टी से लेता रहेगा। तो हमने कैसा प्लांट बनाया? सॉल्ट टॉलरेंट टमाटो प्लांट। क्लियर? तो ऐसे प्लांट हम बनाना चाह रहे हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज mineral utilization efficiency, to increase mineral utilization efficiency of plant की मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, it will prevent what? Early exhaustion of fertility of soil। मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी खत्म नहीं होगी। मतलब क्या मतलब है इसका? ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा आड़ा तिरछा लग रहा है आपको। सुनो, मतलब प्लांट की मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे। मान लो ये प्लांट है, इसमें 100 पोटेशियम आयन है, फॉर एग्जांपल 100 पोटेशियम आयन है इसके पास। ये क्या करता है, अपने 20 पोटेशियम आयन यूज कर लेता है, रिएक्शंस में 20 पोटेशियम आयन यूज कर लेता है, और 20 पोटेशियम आयन यूज करके 80 अभी भी बचे हैं, अब इनका यूज नहीं करेगा, अब मिट्टी से पोटेशियम आयन लेगा। मतलब मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी अच्छी नहीं है इसकी। भाई ये मिट्टी से पोटेशियम आयन लिए जा रहा है फिर भी मिनरल पोटेशियम आयन ले रहा है।
तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है मिनरल यूज करने की। मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा प्लांट बने कि तेरे पास 100 पोटेशियम आयन है, आगे तू इन्हें यूज करके खत्म कर, मतलब तेरी मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी अच्छी हो जाए, तू आगे 100 पोटेशियम आयन है तेरे पास, वो सब खत्म कर, फिर मिट्टी से ले। इससे फायदा क्या होगा? मिट्टी में ज्यादा समय तक मिनरल बना रहेगा, मिट्टी की फर्टिलिटी ज्यादा समय तक बनी रहेगी, मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी खत्म नहीं होगी। यही तो लाइन है। फिर से देख लीजिए मैंने क्या बोला। हम ऐसा प्लांट बनाना चाह रहे हैं कि भाई तेरे पास जितना मिनरल है वो यूज कर पूरा, अपने मिनरल यूज करने की एफिशिएंसी को सही कर, जितने मिनरल है तेरे पास यूज कर, फिर कम पड़ जाए तो फिर मिट्टी से ले। इससे फायदा क्या होगा? मिट्टी में ज्यादा समय तक मिनरल बने रहेंगे, मिट्टी में मिनरल ज्यादा समय तक बने रहेंगे मतलब उसकी फर्टिलिटी ज्यादा समय तक बनी रहेगी, तो फर्टिलिटी मिट्टी की जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगी। क्लियर? ये तीसरा हो गया। चौथा, अब तो हम ऐसे प्लांट बनाने लगे हैं जो मेडिसिन दे, मेडिसिन दे। मतलब आने वाले टाइम पर ऐसे होगा कि ये ले बेटा, ये एप्पल फ्रूट खा ले, तुझे डिप्थीरिया का वैक्सीन मिल गया, तुझे ये वाला फ्रूट खा ले, इस बीमारी का वैक्सीन मिल गया। मतलब इंजेक्शन ही, एडिबल वैक्सीन, प्लांट में वैक्सीन होगी, प्लांट के फ्रूट्स में। तो ऐसा कुछ चल रहा है, जिसका एक एग्जांपल मैंने पहले दिया था आपको। ब्रासिका नैपस प्लांट में हम हीरोडिन प्रोटीन बना रहे हैं। तो हीरोडिन प्रोटीन क्या है? मेडिसिन ही तो है, ब्लड एंटीकोगुलेंट है। मतलब प्लांट को मेडिसिन बनवा रहे हैं, प्लांट को बोल रहे हैं मेडिसिन बना के दे। तो इसी तरह वैक्सीन भी बनवाएंगे, तो आने वाले दिनों में होगा ये। लेकिन अब कैसे हो रहा है? चौथा यूज देखिएगा, चौथा यूज, टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब मेडिसिन ही तो हुआ। तो इसका एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। चौथा ऑब्जेक्टिव ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का। इधर देखना भाई सभी। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या? मेडिसिन, मेडिसिन बनवाना चाह रहे हैं, और हमने कुछ बना भी लिए हैं। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन बनवा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने हीरोडिन प्रोटीन बना लिया है, जो कि एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है, और इसको हमने बनवाया है ब्रासिका नैपस प्लांट में। ब्रासिका नैपस प्लांट में, जिसका कॉमन नेम है रेप सीड प्लांट, ब्रासिका नैपस प्लांट में हमने हीरोडिन बनवा लिया है। कैसे तैयार किया था सुन लो। अरे भाई, हीरोडिन जीन को लीच से नहीं निकाला, हीरोडिनेरिया से नहीं निकाला, हीरोडिन जीन को हमने आर्टिफिशियली खुद सिंथेसाइज किया और ब्रासिका नैपस प्लांट में डाल दिया। तो मैंने लिखा है नोट्स में कि हीरोडिन जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, आर्टिफिशियली बोलो या बोलो केमिकली सिंथेसाइज कर लिया, एंड ट्रांसफर कर दिया ब्रासिका नैपस प्लांट में, ट्रांसफर्ड इनटू ब्रासिका नैपस प्लांट, ब्रासिका नैपस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। तो जीन कहां पहुंच गई? प्लांट में। अब प्लांट में जब जीन पहुंच गई तो प्लांट में हीरोडिन जीन क्या करेगा? हीरोडिन प्रोटीन बनाएगा। तो प्लांट में क्या अब सिंथेसिस होने लगा? हीरोडिन प्रोटीन। प्लांट हीरोडिन बनाने लगा। अब वो हीरोडिन बन के पता है कहां इकट्ठा होने लगा? सीड में। हीरोडिन बन के कहां कलेक्ट होने लगा? सीड में। तो कहने का मतलब यह हुआ हीरोडिन पहुंच गया सीड में। अब हम क्या करेंगे? सीड में हीरोडिन इकट्ठा हो गया, तो सीड को क्रश करेंगे, तोड़ देंगे और उससे ऑयल निकालेंगे। तो हीरोडिन प्रोटीन कहां पहुंच गया? ऑयल में। सीड में हीरोडिन था, उसको तोड़ के ऑयल निकाल लिया, तो हीरोडिन कहां है? ऑयल में। अब इस ऑयल से हीरोडिन को
प्यूरिफाई कर लेंगे, ऑयल से हिरुडिन को प्यूरिफाई कर लेंगे और यूज करेंगे एज ब्लड एंटीकोगुलेंट। देख लो, मेडिसिन बना रहे हैं हम बाय यूज ऑफ प्लांट। क्लियर? तो इस तरह किया। हाँ भाई, क्या? नहीं, अब प्रोटीन थोड़ी ना बड़ा सा कंकड़ है कि टूट जाएगा, बायोमॉलिक्यूल है, नहीं टूटेगा। एक आधे मॉलिक्यूल टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वहां तो ढेर हो। हाँ हा? अरे हिरोडिन नाम की प्रोटीन ब्लड एंटीकोगुलेंट है जो नेचुरली पाया जाता है लीच में, और लीच का साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया लीच में ये नेचुरली पाया जाता है, लेकिन उसे हम, उस हिरुडिन को हम प्लांट में बनवा रहे हैं, और उस हिरोडिन को किस फॉर्म में यूज करेंगे? मेडिसिन के फॉर्म में। ऐसे तो हम चाहें तो लीच को पकड़ पकड़ के हिरोडिन निकालते फिरें, लेकिन कौन पकड़ेगा उनको पहले, और कितना निकालोगे उससे? ये तो बढ़िया सिस्टम है, प्लांट खुद ही हिरोडिन बना के दे रहा है, ना लीच का झमेला ना कुछ। अरे भाई, ढेरों सीड बन गए, है ना? या तो पहले राउंड ऑयल निकालो ही नहीं, पहले राउंड 1000 सीड आ गए, सबको खेतों में डाल दो, है कि नहीं? तो हजारों प्लांट बन गए, और सब में हजारों हजारों सीड अगले राउंड लगे। तो कुछ सीड बचा के रख लो, और बाकी को तेल निकाल कर उसे हेरोडिन प्यूरिफाई कर लो और यूज करो ब्लड एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में। क्लियर? ओके। मतलब कोई फैक्ट्री एक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कि फैक्ट्री में हम लगे पड़े हैं, बार बार जीन डाल फिर हेरोडिन बना। हाँ, घर की खेती हो गई, बिल्कुल सही है। तो ये चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया, मेडिसिन बनाने वाले प्लांट डेवलप करना। पांचवा है, पांचवा ऑब्जेक्टिव है ऐसे प्लांट बनाना जो वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट हो। ऐसे प्लांट बनाना जो वीडीसाइड या हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट हो। ध्यान देना भाई। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, टू प्रोड्यूस वीडीसाइड या हर्बिसाइड, वीडीसाइड बोलो या हर्बिसाइड, एक ही बात है, रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे प्लांट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, और हमने बनाया भी है, हमने बनाया ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। कोई मान लो पूछ ले पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है, तो सुपर माउस, है ना? लेकिन पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? तो ट्रांसजेनिक टोबैको, ट्रांसजेनिक टोबैको। ये ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट हमने बनाया है, जो कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है और पहला हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी है। पहला हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है जो हमने बनाया है। ये कौन सी हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट है? ये रेजिस्टेंट है टू वीडीसाइड या हर्बिसाइड जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट आ चुका है पहले नीट में, ये कि जो टोबैको प्लांट बनाया गया था वो कौन सी वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट था? ग्लाइफोसेट के लिए। ठीक, अब कैसे बना सुन लो, सिर्फ छोटी सी जानकारी है। अरे एग्रोबैक्टीरियम में एक जीन मिल गई थी जिसका नाम है ईपीएसपीएस जीन, ये मिल गई थी। इस जीन को डाल दिया टोबैको प्लांट में, तो टोबैको प्लांट हो गया रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड ग्लाइफोसेट। लेकिन अब ये जीन का सर फुल फॉर्म भी बता दो। एक्चुअली ये जीन एग्रोबैक्टीरियम की है और करती क्या है? ये बनाती है एक एंजाइम जिसका नाम है 5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate सिंथेज। ये पूरा नाम है ईपीएसपीएस का, नहीं याद करना बिल्कुल भी नहीं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि एग्रोबैक्टीरियम में ये जीन है जो बनाती है ये एंजाइम 5-enol pyruvyl शाइकिमेट 3-phosphate सिंथेज एंजाइम। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना बहुत याद करना है, तो बस इतना ही कि एग्रोबैक्टीरियम में मिल गई थी EPSPS जीन, उसको डाल दिया टोबैको में। टोबैको प्लांट क्या हो गया? रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड ग्लाइफोसेट। ये तो साइंटिफिक बात हो गई। अब एक बार तो आ गया था क्वेश्चन कि कौन सी वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट है, तो ग्लाइफोसेट। लेकिन दूसरी बात सवाल अलग आया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बात करता हूं कि ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बना रहा हूं मैं। पहले मुझे ये तो पता चले कि वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बना रहा हूं। एक्चुअली क्या हो रहा है, खेत में क्रॉप प्लांट तो लगी है, वीड भी उग गए। अब वीड उखाड़ने के वीड खत्म करने के दो तरीके हैं। या तो मैनुअल लेबर, मजदूर लगाऊं, एक एक वीड को उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है वो। एक तरीका ये है मैनुअल लेबर, मजदूर लगा के। दूसरा तरीका है मार्केट से वीडीसाइड ले आओ, वीडीसाइड स्प्रे कर दो, तो वीड मर गए। अरे मैंने वीडीसाइड छिड़क दिया खेत में तो वीड मर गए, लेकिन साथ में मेरी क्रॉप प्लांट भी मर गई, क्योंकि मेरी क्रॉप प्लांट वीडीसाइड रेजिस्टेंट नहीं थी। मैंने वीडीसाइड छिड़का खेत में तो वीड तो मर गए, साथ में मेरी क्रॉप प्लांट भी मर गई। क्यों? क्योंकि मेरी क्रॉप प्लांट जो थी वो वीडीसाइड रेजिस्टेंट नहीं थी। अब समझे वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का मकसद क्या है। वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का मकसद है कि वीड उगा खेत में, मुझे कोई मजदूर लगाने की जरूरत नहीं, टाइम कंज्यूमिंग स्टेप नहीं लेना है कि मजदूर लगाओ एक एक वीड उखाड़ के फेंक रहा ना। आप तो सीधा वीडीसाइड लेकर आओ और स्प्रे कर दो, उसमें टाइम भी कम लगेगा वीडीसाइड स्प्रे करने में। वीडीसाइड स्प्रे कर दो, वीड मर जाएंगे, लेकिन मेरी क्रॉप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी क्रॉप हो चुकी है वीडीसाइड रेजिस्टेंट। राइट? AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया था, अच्छे से देख लो, बाद में बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसको। AIPMT 2008 मॉड्यूल है तो देख लो, क्वेश्चन था कि वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। AIPMT 2008 एक्सरसाइज सेकंड में होगा क्वेश्चन, देखो ना कहीं होगा, नहीं मिला? हाँ, पेज नंबर बोल दो भाई, पेज नंबर 172 बॉटम में होगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल लास्ट में है, एक ऑप्शन नीचे, बाकी 3 ऑप्शन शायद ऊपर की तरफ है, देख लो। क्या आंसर दोगे अपनी तरफ से? अब मेरी नॉलेज जो मैंने बताई उसके बाद भी लोग गलती करते हैं। 4th दे रहा है, और 3rd क्या ऑप्शन है? अच्छा देखो कितनी गलत आंसर लोग दे रहे हैं। अरे कुछ लोग तो 3rd दे रहे हैं, कुछ लोग तो इस हालत में 1 दे के चले जाते हैं, 4 ही सही है। अब पता है लोग क्या बोल रहे हैं? 3rd। और 3rd ये है कि प्लांट में वीडीसाइड इकट्ठा नहीं होगा। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कह रहे हैं वीडीसाइड इकट्ठा नहीं होगा प्लांट में। कैसे भाई? क्या आपने जो प्लांट बनाया है वीडीसाइड रेजिस्टेंट, ये वीडीसाइड डालोगे तो दूर फेंक देगा? नहीं, ये वीडीसाइड लेकर ही तो वीडीसाइड रेजिस्टेंट हो रहा है, बल्कि वीडीसाइड इकट्ठा होगा प्लांट में। समझ रहे हैं? तो 3rd तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। वो कह रहा है वीडीसाइड प्लांट में नहीं जाएगा। अरे प्लांट में क्यों नहीं जाएगा? प्लांट वीडीसाइड रेजिस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्लांट वीडीसाइड रेजिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वीडीसाइड को स्प्रे कर दूर दूर फेंक देगा। जो डालोगे वहां वो प्लांट में भी जाएगा, मिट्टी के थ्रू तो जाएगा ना। तो 3rd तो हो ही नहीं सकता, 4th ही होगा। पता है 4th ऑप्शन क्या है? मैनुअल लेबर को अवॉइड करना।
मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है वीड उखाड़ने के लिए, वीडीसाइड स्प्रे कर दो, वीड मर जाएगा, क्रॉप प्लांट को कुछ नहीं होगा क्योंकि क्रॉप प्लांट वीडीसाइड रेजिस्टेंट है। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे कि मैं अपनी इंसुलिन जीन किसी में भी डालूं, चाहे बैक्टीरिया में डालूं या किसी में डालूं, तो उससे इंसुलिन हार्मोन ही बनता है ना? तो किसी ऑर्गेनिज्म की जीन किसी दूसरे में एक्सप्रेस कराओ, सेम प्रोटीन बनाता है, क्यों? जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। मेरी इंसुलिन जीन से बनने वाले एमआरएनए में, मेरे इंसुलिन जीन से बनने वाले एमआरएनए में एक जगह कोडॉन था एएजी एमआरएनए में। हाँ, एमआरएनए में क्या था? एएजी। अब इकोलाई में बनेगा तो एमआरएनए में यही कोडॉन होगा, एएजी। अब ये एएजी जो है मेरी सेल में क्या लेकर आ रहा है? एएजी लेकर आ रहा है आर्जिनिन, सॉरी एएजी बोल रहा हूं ना, लाइसिन लेकर आएगा। एजीजी है तो आर्जिनिन, एएजी है तो लाइसिन लेकर आएगा। तो क्या लेकर आ रहा है? एएजी, लाइसिन। अब इकोलाई में एएजी कोडॉन क्या लेकर आएगा? लाइसिन, क्योंकि जेनेटिक कोड तो यूनिवर्सल है। एएजी कोडॉन कहीं भी हो, वो लाइसिन ही अमीनो एसिड लाएगा। ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो आगे। नीट 2019 में ऊपर की तरफ होगा क्वेश्चन मॉड्यूल में। बिल्कुल, यहां तो आंसर आ गया, आयुष ने आंसर दे दिया। ठीक है, पढ़ो जरा उस क्वेश्चन को। किसी भी जीन को किसी दूसरे में एक्सप्रेस कराओ, सेम प्रोटीन क्यों आ रहा है? क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। जो कोडॉन मेरे एमआरएनए में होगा वही इकोलाई में जाकर वही कोडॉन आएंगे, तो कोडॉन वही है तो अमीनो एसिड भी तो सेम लगेगा। समझ गए भाई? ये दो क्वेश्चन थे। चलो वापस आ जाओ। हाँ, वो नियरली, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, नियरली ना होता तो भी वही सही जाएगा। अच्छा सुनिए, पांचवा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब छठा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वाला। तो सुनिए, 6th ऑब्जेक्टिव है, 6th ऑब्जेक्टिव ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का। ध्यान देना सभी। 6th ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। किसको कम करना है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब अरे पेड़ से फ्रूट को तोड़ लिया, हार्वेस्ट कर लिया, अब पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद मतलब प्लांट से फ्रूट तो तोड़ लिया, लेकिन वो फ्रूट जल्दी पक जाएगा, और जल्दी पक जाएगा तो फ्रूट जल्दी सड़ जाएगा, तो ये तो लॉस हो गया ना। तो मैं ऐसा प्लांट बनाना चाह रहा हूं जिसके फ्रूट में तोड़ लूं, जल्दी ना पके, जल्दी नहीं पकेगा तो जल्दी नहीं सड़ेगा, ज्यादा समय तक मैं उसे स्टोर करके रख सकूंगा और मार्केट में बेच सकूंगा। और ऐसा ही हमने बनाया है एक फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो जो हमने बनाया है, इट हैज लॉन्गर शेल्फ लाइफ। मतलब ये काफी समय, लॉन्गर शेल्फ लाइफ मतलब ज्यादा समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। क्यों स्टोर कर सकते हैं ज्यादा समय तक? ड्यू टू डिलेड राइपनिंग। फ्रूट लेट में पकता है, तो ज्यादा समय तक आप स्टोर करके रख सकते हो, तो फ्रूट जल्दी पकेगा नहीं, जल्दी सड़ेगा नहीं। यही तो चाह रहे थे हम। और एक खास बात और है इस फ्रूट की, फ्रूट ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है
fruit remain fresh and retain flavor for long time. अब ये जल्दी पकेगा कैसे? नहीं, क्या किया है हमने? इसे हमने डेवलप किया, किसे? फ्लेवर सेवर टमाटो को हमने डेवलप किया है एक टेक्नोलॉजी से जिसका नाम है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। कैसे? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझना, बिल्कुल लापरवाही करोगे उड़ जाएगा ये, सो बी वेरी अलर्ट। एक्चुअली फ्रूट पकाने के लिए जो एंजाइम है, फ्रूट राइपनिंग एंजाइम जो है, जो एंजाइम फ्रूट को पकाती है, उसका नाम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। ये है फ्रूट को पकाने वाली एंजाइम। और ये एंजाइम का प्रेजेंस से फ्रूट नहीं पकेगा, इस एंजाइम के प्रेजेंस से फ्रूट नहीं पकेगा। कच्चे फ्रूट में भी ये एंजाइम है, कच्चे फ्रूट में भी ये एंजाइम है, लेकिन फ्रूट अभी नहीं पक रहा। क्यों? क्योंकि बोलना नहीं, अभी सिर्फ सुनना है। क्योंकि अभी इसका कंसंट्रेशन कम है वहां। फ्रूट इसकी प्रेजेंस एब्सेंस से नहीं पकता, फ्रूट तब पकता है जब इसका लेवल हाई हो जाए। तो कच्चे फ्रूट में थोड़ा सा है, पके हुए कच्चे फ्रूट में थोड़ा सा है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो फ्रूट को पका देगा। कैसे पकाएगा? पेक्टिन के डिग्रेडेशन से। कैसे पकाएगा? पेक्टिन के डिग्रेडेशन से। बात करूंगा मैं उसकी भी, लेकिन हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? जो जीन इस एंजाइम को बनाती है, जो जीन इस एंजाइम को बनाती है, उस जीन को बोल दिया है कि तू एंजाइम बना, धीरे धीरे बना। कैसे बोला है? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से। देखिएगा, पूरा समझेंगे हम। मैं बोल रहा हूं एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ फ्रूट राइपनिंग एंजाइम। एक्सप्रेशन मतलब एंजाइम बनाने, प्रोटीन बनाने का रेट। तो इस एंजाइम को बनाने वाली जीन के एक्सप्रेशन को हमने क्या किया है? स्लो डाउन कर दिया है बाई एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। हमने बोला है इस जीन को कि तू एंजाइम बना, लेकिन धीरे धीरे बना, ताकि एंजाइम जल्दी ज्यादा ना हो। धीरे धीरे एंजाइम बनेगा तो एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगा, जल्दी ज्यादा नहीं होगा तो फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा, जल्दी नहीं पकेगा तो आप ज्यादा समय तक इसको स्टोर करके रख पाओगे। राइट? कैसे किया वो सब बताऊंगा आगे। फ्रूट के, ओ इधर देख, फ्रूट के पकने का कॉन्सेप्ट। जो कच्चा फ्रूट होता है, फ्रूट जो कच्चा होता है वो हार्ड एंड रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि फ्रूट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी, हार्ड एंड रिजिड। और इन दोनों सेल्स को, फ्रूट सेल्स को पकड़ के रखे हुए है मिडिल लैमेला, जिसमें फिर से कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट है। बोले तो पेक्टिन है। तो जो कच्चा फ्रूट होता है उसकी सेल, पहले तो सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड है, तो सेल अपने आप में हार्ड है, प्लस उनको पकड़ के रखे है पेक्टिन। तो ये सेल इधर उधर हिलेंगी डुलेंगी नहीं, फॉर्मली फिक्स है अपनी जगह पर। राइट? लेकिन जब इस एंजाइम का लेवल ज्यादा होता है, पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम ज्यादा हो जाता है, तो ये पेक्टिन का डिग्रेडेशन कर देता है। पेक्टिन का डिग्रेडेशन मतलब मिडिल लैमेला में जो पेक्टिन है वो खत्म, डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सेल थोड़ी मूव कर सकते हैं इधर उधर। प्लस सेल वॉल में भी तो सेलुलोज एंड पेक्टिन है, तो सेल वॉल में जो पेक्टिन है, सेलुलोज नहीं, सेल वॉल में जो पेक्टिन है वो भी तो डिग्रेड हो गया, तो सेल थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई। सेल वॉल की हार्डनेस थोड़ा कम हो गई, क्योंकि पेक्टिन जो सेल वॉल में था वो डिग्रेड हो गया, तो सेल क्या हो गई? थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई। इसीलिए तो पके हुए फ्रूट की जो सेल्स है वो सॉफ्ट है और इधर उधर मूव कर सकती है। इसीलिए पका हुआ फ्रूट क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। यह है पूरा मैकेनिज्म फ्रूट को पकाने का। पॉलीगैलेक्टोनेज क्या करता है? पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। पेक्टिन को ब्रेक डाउन कर देगा मतलब मिडिल लैमेला को ब्रेक कर दिया, तो सेल्स इधर उधर मूव कर सकती हैं। प्लस इनकी जो रिजिड सेल वॉल है उस पर जो पेक्टिन है वो भी खत्म हो गया, तो सेल वॉल भी थोड़ा सॉफ्ट हो गई। इसीलिए पका हुआ फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। क्लियर? अब चलिए देखते हैं
कि हमने क्या जीन को मैसेज किया था कि तू एंजाइम धीरे धीरे बना व्हाट्सएप के थ्रू, या क्या है ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? अब एंटीसेंस टेक्नोलॉजी समझ लो, क्योंकि अच्छों को हवा नहीं लगती इसकी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। एक बात और, इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले मैं एक लाइन बोल देता हूं, वो क्लियर होना चाहिए आपको। ओए आंखें बंद करेगा तो फिर बाद में गया काम से, है ना? नीट इसी साल निकाल लिया ना, इसी सेशन में, तो फिर तैयार हो जा। देखो इधर, मैं ये कह रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब पढ़ाया था मैंने, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन नाम का टॉपिक कुछ सुना है ना? हाँ ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि अगर प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच कर दी जाए तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड बन जाता है, और जो कोडिंग होता है वो टेम्पलेट बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट अब यहां पर काम आएगा। इंसान बन के रहो अभी, एक कैट क्राई सिंड्रोम वाले, पुल डाउन। चलिए आइए जाइए। तो मैं ये बोल रहा हूं, आवाज मेरी देख लेते हैं, यहां पर कुछ कनेक्शन, हाँ ठीक है, सब सही है। चलिए देखिए, क्या सब कुछ आ रहा है, चिंता ना कर। तो देखो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, क्या बोला मैंने, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन जब बदलते हैं तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाता है, कोडिंग, और कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो जाता है, टेम्पलेट। ये मैंने पढ़ाया था। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा एंटीसेंस टेक्नोलॉजी समझाने के लिए। तो थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से समझना। ये मान लो टोमेटो सेल है, ये रही पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन, पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन ये रही। ये 3' to 5' स्ट्रैंड है। 3 से 5 वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसी से एमआरएनए बनता है। और ये रहा 5 से 3 स्ट्रैंड, इसे क्या बोलते हैं, सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। और आरएनए किससे बनता है, जो टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड हो। प्रमोटर किधर को होता है, इधर को। टर्मिनेटर किधर होता है, इधर को। ये वो जीन है जो पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाती है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, सेल में हर क्रोमोसोम 2 बार है। इस क्रोमोसोम में पॉलीगैलेक्टोनेज जीन ये रही, लेकिन इसकी क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी में भी तो ये जीन है ना, मतलब एक कॉपी इस जीन की और है। कहने का मतलब इसी की एक कॉपी और बना रहा हूं, इसी जीन की एक कॉपी और बना रहा हूं। ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर, ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड, ये 5 से 3 वाला। 5 से 3 वाला स्ट्रैंड कहलाता है सेंस या कोडिंग, इससे आरएनए नहीं बनता। और 3 से 5 जो है वह है टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड, इसी से आरएनए बनता है। ये भाई डिप्लॉयड सेल है ना, तो हर क्रोमोसोम 2 बार है, तो हर जीन के 2 एलील होंगे। तो इस पॉलीगैलेक्टोनेज जीन की 2 कॉपी है। अब ये दोनों जीन क्या करेंगी, ट्रांसक्रिप्शन जब करेंगी, आरएनए नीचे वाले स्ट्रैंड से बनेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला ही स्ट्रैंड टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी से आरएनए बनता है। तो ये नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, और इससे ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है एमआरएनए, ये बना। और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 से 5 है, इससे एमआरएनए बनना इज वेरी कॉमन बात है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही तो आरएनए बनता है। तो इस आरएनए को मैं एक नया नाम दे रहा हूं, सेंस आरएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड से आरएनए बनना बिल्कुल नॉर्मल बात है।
टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए बनना इज वेरी नॉर्मल। इसीलिए जो आरएनए बना उसे बोल रहा हूं वेरी नॉर्मल है, इसीलिए उसका नाम क्या दे रहा हूं, सेंस आरएनए। सेंस आरएनए बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा सेंस आरएनए, नीचे वाले स्ट्रैंड ही बन रहा है टेम्पलेट आरएनए से। अब जब ये ट्रांसलेशन करती है, जब ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन के नाम पर क्या बनेगा, पॉलीगैलेक्ट्रोनेज एंजाइम। पॉलीगैलेक्ट्रोनेज एंजाइम, ये देखो दोनों जीन एंजाइम बना रही हैं, दोनों कॉपी जीन एंजाइम बना रही हैं। तो दोनों कॉपी जीन एंजाइम बना रही हैं तो एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाएगा, एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाएगा तो फ्रूट जल्दी पक जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा। इसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। तो चलो देखो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, टोमेटो फ्रूट, टोमेटो सेल में इस जीन की 2 कॉपी पहले से है। अब चलो एक कॉपी इस जीन की आर्टिफिशियली मैं तैयार कर रहा हूं। ध्यान से, जिसकी नींद इधर उधर हो रही हो वो भी आंखें ऐसे, हाँ खुला रखना भाई, नहीं टूथपिक ले आया करो, ऐसे स्टैंड की तरह लगा लिया करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों जीन 2 कॉपी है, दोनों एंजाइम बना रही है। अब इस जीन की एक कॉपी मैं तैयार कर रहा हूं, वो भी आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली चलो तैयार करता हूं। तो इस जीन की एक कॉपी चलो मैं तैयार करता हूं, यहां पर ये तैयार किया मैंने, ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड और ये 5 से 3 वाला स्ट्रैंड तैयार किया। सर फिर नया क्या कर रहे हो, नया ये कर रहा हूं मैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल रहा हूं। मतलब इस जीन की एक कॉपी आर्टिफिशियली मैं तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बस ये वाला हिस्सा उठाकर यहां रख रहा हूं, ये वाला यहां रख रहा हूं। मतलब प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर और टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर रख रहा हूं। ये देखो यहां पर प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर और यहां पर टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर, बस इसी जीन की कॉपी मैंने तैयार की आर्टिफिशियली, बस प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी। तो क्या हो गया, जो सेंस या कोडिंग था वो टेम्पलेट हो गया, और जो टेम्पलेट या एंटी सेंस था वो सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। राइट, इसे मैंने आर्टिफिशियली तैयार किया है। और इस जीन को टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से, अरे वही एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड की मदद से डाल दो टोमेटो प्लांट में। तो टोमेटो प्लांट में 2 कॉपी पहले से है इस जीन की, एक कॉपी और आ रही है, लेकिन इस बार प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदलकर। आइए देखते हैं क्या हुआ, ध्यान देना भाई। ये रहा टर्मिनेटर, ये रहा प्रमोटर, ये 5-3, ये 3-5। पहले ऊपर वाला स्ट्रैंड सेंस या कोडिंग था, लेकिन अब ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या हो गया, टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड हो गया। और नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की जगह सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायो ठीक से किया था। आरएनए कौन सा स्ट्रैंड बनाएगा, अभी तक नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट था, तो नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनता था, लेकिन अब टेम्पलेट कौन हो गया है, ऊपर वाला स्ट्रैंड। तो आरएनए कौन बनाएगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड। तो चलिए, अरे भाई देखो ना, प्रमोटर यहां है, 3 ये है, तो 3 के ऊपर क्या होगा, 5। अब 5 से 3 आरएनए बन जाएगा। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ऊपर वाला, इससे आरएनए बना, चलो बन गया, ये आरएनए बन गया। देखा, इसीलिए बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जिसने उधर छोड़ा होगा उसका ये उड़ा, और जिसने अच्छे से पढ़ रखा है बिल्कुल सिंपल है कि भाई प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी तो टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, कोडिंग टेम्पलेट हो गया, और जो टेम्पलेट होता है उसी से आरएनए बनता है।
तो टेम्पलेट स्ट्रैंड अभी कौन सा है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले से आरएनए बना। ध्यान से देखना, दोनों एक ही जीन है, दोनों एक ही जीन है, बस प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन तो बदली है। तो दोनों जीन सेम है, इधर नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, इधर ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है। तो क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? ये दोनों इस आरएनए क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे बेस पेयरिंग करके। मतलब ये स्ट्रैंड ये रहा और ये स्ट्रैंड ये रहा। देखिए, क्योंकि ये जो आरएनए बना है, ये जो आरएनए बना है, ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? सेंस आरएनए के। इसीलिए इस आरएनए को मैं कहता हूं एंटी सेंस आरएनए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बना है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, इसका मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा, पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम नहीं बनेगी। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मतलब इसका इंपैक्ट तो खत्म हो गया। अब पहले दोनों जीन मिलकर एंजाइम बना रही थी, दोनों जीन मिलकर पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम बना रही थी और फ्रूट पकता था। भाई दोनों जीन एंजाइम बनाती थी तो एंजाइम जल्दी जल्दी बनता था, तो एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाता था, फ्रूट जल्दी पक जाता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? एक जीन को तो नलीफाई कर दिया मैंने। एक जीन से बनने वाले आरएनए से एंजाइम बन ही नहीं रहा। वो तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, एंजाइम बना ही नहीं रहा। तो एंजाइम कौन बना रहा है? एक कॉपी बची है। पहले दो दो जीन कॉपी मिलकर एंजाइम बनाती थी, एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब एक ही कॉपी जीन एंजाइम बना रही है, तो एंजाइम का प्रोडक्शन रेट स्लो हो गया। तो एंजाइम का प्रोडक्शन रेट स्लो हो गया, तो एंजाइम जल्दी ज्यादा, एक सेकंड, एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगा। एंजाइम का प्रोडक्शन रेट लो हो गया तो एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगा, तो फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा। यही तो मकसद था हमारा। और ये सब किसके कारण हो पाया? एंटी सेंस आरएनए की मदद से। ये सब किसके कारण हो पाया? एंटी सेंस आरएनए की मदद से। इसीलिए इसे कहते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। क्लियर? ये 6th ऑब्जेक्टिव था। अब 7th ए ला रहा हूं। लाओ भाई, लाइए। धन्यवाद। जिन स्टूडेंट ने आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाया है, वे अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लें। टाइम 11 से 2, समुन्नत ग्राउंड फ्लोर। चलो, अच्छा सुनो। अब तो छठा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब 7th ऑब्जेक्टिव है, हाँ बिल्कुल ध्यान देना भाई। 7th ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सबका रेट बराबर है, सब प्रोडक्शन रेट तो सेम रहेगा ना सेंस एंटी सेंस का। ठीक है, ओके ओके, सुनिए सुनिए अभी। 7th ऑब्जेक्टिव टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, और इसके अंदर 2 पढ़ना है हमें। एक पढ़ना है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और एक पढ़ना है नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। 2 पढ़ने हैं हमें, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और नेमाटोड रेजिस्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। नेमाटोड तो अगली क्लास में होगा। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट 7 का ए है। ए है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और बी है नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। तो सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ध्यान दीजिएगा। ओके, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाना चाह रहे हम?
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाना चाह रहे हैं? सोचो, हमारा प्लांट खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो मुझे पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ेगा, मुझे केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ेगा, और मेरी ईल्ड, क्रॉप की ईल्ड खराब नहीं होगी, मतलब ईल्ड भी बढ़ जाएगी, ईल्ड भी बढ़ जाएगी, और मुझे पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, अब पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखिएगा। मैं लगातार 10 मिनट बोलने वाला हूं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट पर। हाँ, उधर ना देख, इधर देख, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट पर। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के नाम पर हमने बनाया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के नाम पर हमने डेवलप किया है बीटी क्रॉप्स या बीटी प्लांट्स। हमने डेवलप किया है बीटी क्रॉप्स या बीटी प्लांट्स। कैसे डेवलप किया है सुनिएगा। एक्चुअली एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में इस बैक्टीरिया में एक जीन होती है जिसका नाम है बीटी जीन या क्राइजीन। बीटी जीन या क्राइजीन। ये जो बीटी जीन या क्राइजीन है वो सिंथेसाइज करती है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्या बनाती है? टॉक्सिक, इंसेक्ट को मारने वाली प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन, उसी को शॉर्ट में हम क्राई प्रोटीन कह देते हैं। तो क्राई का मतलब रोना गाना नहीं है, क्रिस्टल को क्राई कर दिया। ठीक। एक और खास बात देखो, अगर कैपिटल CRY लिखा है, स्मॉल CRY लिखा है, अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है पक्का वो जीन है, और अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है पक्का वो प्रोटीन है। आपने देखा, मैंने क्राइजीन स्मॉल सी से शुरू किया है, क्राई प्रोटीन को कैपिटल C से शुरू किया है। ठीक। अब सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस बैक्टीरिया है उसके पास बीटी जीन या क्राइजीन है। ये क्या बनाती है? टॉक्सिक प्रोटीन जो इंसेक्ट को मार सकता है, क्रिस्टल प्रोटीन या क्राई प्रोटीन। कौन कौन से इंसेक्ट को मार सकता है? सबको नहीं मारेगा, 3 ऑर्डर को मारेगा। इंसेक्ट के 3 ऑर्डर, इंसेक्ट के 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं भाई? एक है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट, एक है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट, एक ऑर्डर। एक है कोलियोप्टेरन, ये इंसेक्ट के ऑर्डर हैं। ये नहीं सुना है तो ये तो जरूर सुना है सबने, डिप्टेरा, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा होता है ना, डिप्टेरन। डिप्टेरन के अंदर आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। कोलियोप्टेरन में आते हैं बीटल्स, और लेपिडोप्टेरन में आते हैं टोबैको बडवर्म, आर्मी वॉर्म, और कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म, और कॉर्न बोरर इंसेक्ट, ये सब आते हैं। तो ये जो क्राई प्रोटीन है सबको नहीं मारेगी, इन पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारेगी। तभी तो मैं बोलता हूं जो क्राई जीन है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ग्रुप के इंसेक्ट को ही मारते हैं लोग। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया की बीटी जीन निकाल लेते हैं, इस बैक्टीरिया की बीटी जीन निकाल लेते हैं और प्लांट में डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। बैक्टीरिया की यह जीन निकाल ली और डाल दिया प्लांट में विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। अब जो नया प्लांट बना उसे बोलेंगे, जिस प्लांट में हमने बीटी जीन डाल दी उस प्लांट को क्या बोल देंगे? बीटी प्लांट। राइट? अच्छा, अब एक बात और, सर ये प्रोटीन जो बनी है ये इंसेक्ट को तो मार रही है, तो जिस बैक्टीरिया के अंदर बनी है उसे क्यों नहीं मार रही? ये भी तो सवाल है। देखिएगा सर, ये रही बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। ओए इधर देख भाई, इधर इधर,
ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, ये रहा इसका क्राइजीन। अब ये क्राइजीन ट्रांसक्रिप्शन करके बना रहा है mRNA और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना रहा है, दैट इज क्राई प्रोटीन बन रहा है। तो इस बैक्टीरिया की डेथ क्यों नहीं हो रही है? तो सुनिए, या फिर ऐसा भी तो सोच सकते हो, सर आपने क्राइजीन निकाला, अब प्लांट में डाल दिया, इसमें डाल दिया प्लांट में, तो सर प्लांट में भी तो क्राइजीन पहुंच गई, प्लांट में भी तो क्राइजीन पहुंच गई। सर मतलब क्राइजीन प्लांट में पहुंच गई, मतलब क्राई प्रोटीन प्लांट में भी तो बन रहा है, तो प्लांट क्यों नहीं मरा? प्लांट क्यों ना, अरे पूरा सुनना अभी, प्लांट क्यों नहीं मरा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूं, क्राई प्रोटीन जब तक बैक्टीरिया के अंदर है, जब तक प्लांट के अंदर है, ये क्राई प्रोटीन है, कैसा है? इनसॉल्युबल इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म में है। इसीलिए, क्योंकि ये क्राई प्रोटीन टॉक्सिन है लेकिन इनएक्टिव है, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा, जब तक ये प्लांट के अंदर है या बैक्टीरिया के अंदर है, इसे बोलूंगा प्रोटॉक्सिन। इंग्लिश में सुन लो भाई, क्या कि क्राई प्रोटीन नेवर किल इट्स ओन बैक्टीरिया, क्राई प्रोटीन नेवर किल इट्स ओन बैक्टीरिया, एज इन बैक्टीरिया इट इज फाउंड इन इनसॉल्युबल इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म। बोले तो इनएक्टिव टॉक्सिन को क्या बोला जाए? प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब तक प्लांट के अंदर है या बैक्टीरिया के अंदर है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कोई इंसेक्ट आया इसे खाने, एक इंसेक्ट आया खाने की, चलो चलते हैं इस प्लांट को अटैक करते हैं। तो ये इंसेक्ट आया अटैक करने, इंसेक्ट ने पत्ती खाई, लीफ, तो लीफ के साथ क्राई प्रोटीन भी चला गया। कहां? उसके गट में। इंसेक्ट के गट पे होता है एल्केलाइन पीएच, इंसेक्ट के गट में होता है एल्केलाइन पीएच, और एल्केलाइन पीएच पर ये सॉल्युबल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो ये इंसेक्ट का गट है, इंसेक्ट का गट है, ठीक? तो इंसेक्ट के गट में जब गया ये प्रोटीन, तो एल्केलाइन पीएच मिला, और उस इंसेक्ट के गट में एल्केलाइन पीएच मिला, और उस एल्केलाइन पीएच में ये इनसॉल्युबल इनएक्टिव क्राई प्रोटीन सॉल्युबल हो गया और एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या करेगा? एक्टिव होने के बाद क्या करेगा? देखो, ये रहा गट में एपिथेलियल सेल, ये मान लो मिडगट है, इसका क्या है? मिडगट है इंसेक्ट का, इंसेक्ट का मिडगट है। ये मिडगट की एपिथेलियल सेल बनाई मैंने, क्या बनाई मैंने? मिडगट की एपिथेलियल सेल। अब ये क्राई प्रोटीन क्या करेगा? मिडगट की ये जो एपिथेलियल सेल है ना, इनके सरफेस से जुड़ जाएगा, मिडगट में जो एपिथेलियल सेल है उनकी सरफेस पर जुड़ जाएगा, मिडगट में छेद कर देगा, मिडगट में पोर क्रिएट करेगा, और ये जो एपिथेलियल सेल है इनकी स्वेलिंग करा देगा, और सेल फूल के फट जाएंगी, मतलब सेल की डेथ हो जाएगी। और जब सेल ही मरेंगी तो इंसेक्ट भी मर जाएगा। तो फिर से देखो, इंसेक्ट ने पत्ती खाई, पत्ती के साथ क्या पहुंचा? क्राई प्रोटीन। इंसेक्ट के गट में क्या मिला? एल्केलाइन पीएच। एल्केलाइन पीएच पर इनसॉल्युबल इनएक्टिव प्रोटीन सॉल्युबल और एक्टिव हो गई, और जब एक्टिव हो गई तो मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड कर गई, पोर क्रिएट करेगा, मिडगट में सेल की स्वेलिंग कराएगा, सेल बर्स्ट हो जाएंगी, लाइसिस हो जाएगा, और जब सेल ही मर गई तो फाइनली इंसेक्ट भी मर गया। मतलब प्लांट और बैक्टीरिया को कुछ नहीं हुआ लेकिन इंसेक्ट मर गया। सर फिर हम भी तो खाएंगे इसको, प्लांट को तो हम भी खाएंगे, हमारे में पहले एसिडिक पीएच मिलेगा, और एसिडिक पीएच पर क्राई प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें कोई नुकसान नहीं है, राइट? एक बात। दूसरी बात और अंतिम बात, मरने वाले, इधर देख, मरने मारने की बात करते हैं। देखो,
ये जो बीटी जीन या क्राई जीन होती है, क्या ये जो बीटी जीन होती है या क्राई जीन होती है, ये सेवरल टाइप्स की है। क्या? सेवरल टाइप्स की है। बीटी जीन या क्राई जीन सेवरल टाइप्स की है, और ये ना इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। क्या? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही मारती है। तो कौन सी प्लांट में कौन सी क्राइजीन डालूं, कौन से प्लांट में कौन सी क्राइजीन डालूं, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। क्या? एक तो कौन से प्लांट को अटैक कर रहा है कीड़ा, उस पर, और दूसरा कौन से कीड़े को मारना है। क्योंकि क्राइजीन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं बता रहा हूं क्राई फर्स्ट एसी जीन, क्राई फर्स्ट एसी जीन एंड क्राई सेकंड एबी जीन, ये दोनों जीन मैं कॉटन प्लांट में डालता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन कॉटन बॉलवॉर्म नाम के कीड़े को मारता है। क्या बोल रहा हूं? इन दोनों क्राइजीन से बनने वाला क्राई फर्स्ट एसी, नाम याद रखना है, नीट में डायरेक्ट नाम आता है। क्राई फर्स्ट एसी जीन और क्राई सेकंड एबी जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन कॉटन बॉलवॉर्म को मारता है। तो इन दोनों जीन को कहां डालूंगा? कॉटन प्लांट में, ताकि कॉटन बॉलवॉर्म की डेथ हो जाए। और जिस कॉटन प्लांट में मैं ये दोनों जीन डालूंगा, उस कॉटन प्लांट को कहूंगा बीटी कॉटन। क्या कहूंगा? बीटी कॉटन। इसी तरह क्राई फर्स्ट एबी जीन से, वो क्राई सेकंड एबी था, ये क्राई फर्स्ट एबी है, सेकंड एबी फर्स्ट एबी। क्राई फर्स्ट एबी जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन किल करता है कॉर्न बोरर इंसेक्ट को, मक्के में छेद कर देता है कॉर्न बोरर इंसेक्ट को। तो ये वाली जीन किस में डालूंगा? कॉर्न प्लांट में। तो जिस कॉर्न प्लांट में ये जीन डालूंगा उसे क्या बोलेंगे? बीटी कॉर्न। है ना इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इन दोनों क्राइजीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन कॉटन बॉलवॉर्म को मारेगा, किसी और को नहीं मारेगा। इस क्राइजीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन केवल कॉर्न बोरर इंसेक्ट को मारेगा और किसी को नहीं मारेगा। और हमने बीटी प्लांट के नाम पर केवल बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न नहीं बनाया है, हमने ढेरों बना रखे हैं। जैसे हमने बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न तो बना ही रखा है, हमने बीटी ब्रिंजल भी बना रखा है, हमने बीटी राइस भी बना रखा है, बीटी सोयाबीन बना रखा है, बीटी टोबैको भी बना रखा है। ढेरों एग्जाम्पल है ईटीसी। ठीक है, लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, बीटी ब्रिंजल क्यों बनाया गया था? बीटी ब्रिंजल क्यों बनाया गया था, ये क्वेश्चन था। है? तो बहुत दूर की बात कर रहा है। इतना ना सोच कि फिर बहुत ज्यादा हो जाए। बीटी ब्रिंजल, और ये क्वेश्चन मेरे पास लोग लेकर आते हैं, सर ये तो आपने बीटी कॉटन तो बता दिया था, बीटी कॉर्न भी बता दिया था आपने, बीटी ब्रिंजल के बारे में बताया नहीं। और मैं बोलता हूं ये आंसर आप खुद ही दो। अरे किसी भी प्लांट में अगर बीटी लगा है तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया था, सिंपल। तो कोई नाम नहीं, कोई भी बीटी प्लांट हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। क्लियर है? तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने पढ़ लिया। कहने का मतलब जो आपको गूगल ड्राइव में हैंडआउट गए हैं उसमें पार्ट 1 हो गया है, अब पार्ट 2 का पहला पेज, बस इतना ही हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। रुद्राक्ष माउथ में अल्कलाइन पीएच, लेकिन उतनी दूर तक, उतने देर तक नहीं रुकेगा कि रिएक्शन हो सके। ठीक है।